यूसीसी को लेकर कांग्रेस धामी सरकार पर लगातार हमलावर। 2 स्थानीय लोगों ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। धामी सरकार को जवाब देने 6 हफ्तों का दिया गया समय। परिसीमन को लेकर विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक का बयान। कहा, परिसीमन क्षेत्रफल के आधार पर होना चाहिए। दूसरी ओर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने अलग अलग मानक बनाए जाने पर दिया जोर। देहरादून में मौसम का बिगड़ा मिजाज। हो रही है झमाझम बारिश। मौसम विभाग का बारिश को लेकर पहले से ही था अलर्ट। 3000 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। देहरादून में पहाड़ी मैदानी लोगों के खिलाफ की गई टिप्पणी का पूरे प्रदेश में जमकर विरोध हो रहा है। इस बीच कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का निकाय चुनाव के दौरान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि कई ऐसी जातियां हैं जो उत्तराखंड में आकर बसी हैं। इस राजनीतिक सियासत में कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऐसा बयान देकर पहाड़ी मूल के लोगों की अस्मिता को ललकारने का काम किया है। ये स्वाभिमान का मुद्दा है, न कि भाजपा और कांग्रेस का। हमें ये समझना चाहिए कि किस अवधारणा के लिए राज्य बना है। लोग चाहते थे पहाड़ का राज्य हो, पहाड़ में राजधानी हो, पहाड़ तक शासन पहुंचे, प्रशासन पहुंचे, लोगों की पहुंच हो, लोगों के दूर दराज दूर गांव में विकास जाए। वो आज भी वंचित है, आज भी उपेक्षित है। तो उस अवधारणा के लिए वो पहाड़ का जनमानस चाहे कहीं भी है, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ा। यदि मैंने वो बात कही है कि हमारे अधिकारों की बात हो, हमने ये थोड़ी कहा कि पहाड़ प्लेन्स किसने किया। वह विधानसभा के अंदर पहाड़ी वासियों को, पहाड़ियत को जो गाली दी गई, वो हमने करने का काम किया। हमने तो यही कहा कि भाई लोग हमें भेजते हैं, हम यहाँ गाली सुनने आ रखे। हम तो इसलिए आ रखे, बजट में हमारा हिस्सा क्या है हम उसको सुनने आ रखे। हमारे क्या नीति बनाई जा रही है, क्या आपकी नियत है, उसको हम जानना चाह रहे हैं। लेकिन हमें गाली देने का काम करेंगे तो कैसे चलेगा भाई। ये सरकार की जवाबदेही थी, ये संसदीय कार्य मंत्री की जवाबदेही थी। और यदि उन्होंने इस तरह की घटना की है तो मुझे दुख होता है, पीड़ा है कि ऐसी विधानसभा जिसको पवित्र देवभूमि की जो विधानसभा है, उस पवित्र विधानसभा के अंदर इस तरह की घटनाएं जो की जा रही हैं, और उसके बाद भी सरकार और सारे विधायक सत्ता पक्ष के मौन है, वो अपने आप में बहुत ही दुखदायी है। उधम सिंह नगर जिले में हुए 600 करोड़ रुपए के राशन घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद मामले को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार से 4 माह में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि उधम सिंह नगर के राशन विक्रेता वर्ष 2016 से ही लगातार घोटाला कर रहे हैं, इसलिए इसकी जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और इसमें लिप्त दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसमें एक तो राशन घोटाला था, जो पर्टिकुलरली ये था डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के लिए। इसमें 2017 में एक एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में देखा था कि इसमें 2 साल के अंतर्गत, केवल 2 साल में 600 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ था। और फिर उसके बाद फिर इसमें विजिलेंस की जांच हुई और बहुत सारी जांचें हुई, जिसमें ये पाया गया कि इन लोगों ने क्या किया, एपीएल कार्डों को कम से कम 25,000 एपीएल कार्डों को बीपीएल कार्डों में कन्वर्ट किया। और उन बीपीएल कार्ड होल्डरों को और ना एपीएल कार्ड होल्डरों को ये पता नहीं था कि उनके एपीएल कार्ड बीपीएल में हो गए हैं। चमोली से खबर है, जहां विकास खंड थराली व देवाल के लोगों ने मालिकाना हक की मांग को लेकर कड़ाके की ठंड के बावजूद तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रखा। प्रभावित लोगों ने बताया कि वो 50 सालों से अधिक समय से वहां पर रह रहे हैं, जिनमें अधिकतर लोगों ने अपना पक्का मकान व गौशाला बनाई हुई है। अब वन विभाग उन्हें बेदखली का नोटिस देकर उनके आशियाने से बेदखल किया जा रहा है। प्रभावितों ने साफ तौर पर कहा कि अगर जल्द ही कोई सकारात्मक कदम उनके पक्ष में नहीं आता है तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हम सब जति छू, हम ये कथा करूं, हम भले ही हम गाड़ी किराई होल ठीक छू ने, हम रात बासा जगह भी फिर भी हम वहाँ पहुँचू सरकार तक, क्या हम वहाँ भी धरना धरू, क्या हम भूमि मिलन से बिहान ने तर हम का दूर, हम बच्चा का हम छोटा छोटा बच्चा छू, गाय भैंसू
चुका कहीं गाय भैंसू दूध बेच कर हम अपू बच्चा पालन और हम इधर गाय बछल हुए हम खा। हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं सारे आदिवासी हैं। जंगलों में कब्जा करके लोगों ने अपने भवन बनाए हैं और कुछ लोगों ने जो आज़ादी से पहले 75 साल पहले जिनके पक्के मकान बने हुए हैं, आजीविका का साधन कुछ नहीं है। कहीं सरकार के पलायन को रोको, कहीं लोगों को जमीन से बेदखली करवा रही है। मैं तो कहता ऐसी सरकारों को शर्मानी चाहिए। गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने रेंज के सभी कप्तानों को सूचित कर कहा कि 8 वर्ष की सेवा या तबादला नीति के जद में आने वाले सभी हेड कांस्टेबल, दरोगा, इंस्पेक्टर की सूची तैयार कर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट तलब करें। ये भी कहा कि टूरिज्म सीजन से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है, इसलिए 1 मार्च तक सभी कर्मियों को तबादला नीति के तहत अपने अपने स्थान पर भेजना सुनिश्चित किया जाए। देखिए, जो हमारी जो ट्रांसफ़र नीति है जिसको 31 तारीख पर हर एक ईयर में हम इसको अमल में लाते हैं, इसमें रिव्यू करने पे ये पाया गया है कि ऑलरेडी जो अंडर ट्रांसफ़र हैं उनको किन्हीं कारणवश में उनको रिलीव नहीं किया गया है, जिससे कि एक डिसबैलेंस जो है मैदानी क्षेत्र के जो जनपद हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र के जनपद में है उसमें हो गया है। साथ साथ कर्मियों को एक प्रॉपर उनका मोराल बना रहे और साथ साथ इनके एक्सपीरियंस जो जिन क्षेत्रों में रहे हैं उनके एक्सपीरियंस का लाभ जो अन्य क्षेत्रों में भी मिले, इसके तहत में ये ट्रांसफ़र नीति का क्रियान्वयन किया गया है। तो इसमें संबंधित जनपद प्रभारियों को पहले ही से निर्देशित कर दिए गए थे कि वो प्रॉपर इनका होमवर्क कर लें और जितने भी इनके जो कर्मी हैं फ्रॉम इंस्पेक्टर से लेके कांस्टेबल तक, तो इनकी एक सूची जो बनी है उसको टाइमबद्ध इनको रिलीव कर दिया जाए। हल्द्वानी में ऑनलाइन रजिस्ट्री के विरोध में रजिस्ट्री दफ्तर में दस्तावेज लेखकों का धरना प्रदर्शन हुआ। आपको बता दें, आंदोलन के तहत दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता व अधिवक्ता कार्य बहिष्कार कर रजिस्ट्री दफ्तर में धरना दे रहे हैं। दस्तावेज लेखकों का कहना है कि वर्चुअल रजिस्ट्री शुरू होने से हजारों स्टाम्प विक्रेता, दस्तावेज लेखक व अधिवक्ता बेरोजगार हो जाएंगे। कहा, वर्तमान व्यवस्था की तरह जमीनों की रजिस्ट्री जारी रहे, रजिस्ट्री के अलावा उनका आय का कोई साधन नहीं है। क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपए के स्टाम्प में जो है आपका जब नकल वगैरह निकलते हैं तो पहले हम ही लोगों से लोग खरीदते थे, अब सीधे जो है ई चालान से जमा जाओ वो पैसा स्टॉक होल्डिंग के खाते में चला जाता है। तो हमारे स्टाम्प विक्रेता तो बेरोजगार हो गए सब। तो ऐसे ही जब बड़े स्टाम्प निकलने लगेंगे, जब रजिस्ट्री के स्टाम्प निकलने लगेंगे तो ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा, तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, स्टाम्प हमारे बिकेंगे नहीं, हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। विरोध कर रहे हैं। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3-3 साल के लिए रिन्यूअल होता था, अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1 साल के लिए किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने, इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3-3 साल के लिए कर दिया जाए। उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी लगातार देखी जा रही है। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग घर बैठे डॉक्टरों को वेतन दे रहा है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां प्रोफेसर की ज्वाइन किए बिना 1 साल का वेतन जारी कर सेटिंग करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया गया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नहीं हो पा रही रिक्त पदों पर चिकित्सकों की भर्ती, अल्मोड़ा प्रिंसिपल ने बिना ज्वाइन किए जारी किया मेडिकल बोर्ड को पत्र। तत्कालीन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी लिखा, फ्री वेतन रिलीज करने को पत्र। कम वेतन के कारण प्लास्टिक सर्जन उपलब्ध नहीं और अन्य को घर बैठे दे रहे हैं वेतन। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग घर बैठे डॉक्टरों को वेतन दे रहा है। उत्तराखंड शासन के द्वारा जारी पत्र के अनुसार डॉक्टर सलोनी उपाध्याय का प्रमोशन 20 मई 2022 को होता है और 25 मई 2022 को उन्हें अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए हल्द्वानी से कार्य मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर सलोनी उपाध्याय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करती हैं और प्रमोशन के बाद कुल 375 दिन अनुपस्थित रहती हैं। पत्र में स्पष्ट है कि अगर कोई सरकारी सेवक 1 वर्ष से अधिक समय से लगातार अनुपस्थित चल रहा है तो उसे त्याग पत्र दिया हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन डॉक्टर सलोनी उपाध्याय के मामले में तत्कालीन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट की अनुकंपा से 375 दिनों के अवकाश में 17 दिनों को उपार्जित अवकाश यानी अर्न लीव और बचे 358 दिनों को मेडिकल लगाकर रफा दफा कर दिया।
और 1 साल से अधिक समय से घर में आराम कर रही डॉक्टर सलोनी को 358 दिनों का वेतनमान जारी करते हुए राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में ही समायोजित कर दिया गया। आइए एक नजर डालते हैं कि ये मामला कैसे एस्टैब्लिश हुआ। 25 मई 2022 को हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर सलोनी उपाध्याय को रिलीव कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर सलोनी उपाध्याय अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन ही नहीं करती हैं, जबकि नियम के अनुसार उन्हें 15 दिनों के अंदर ज्वाइन करना था। रिलीव होने के 5 महीने बाद डॉक्टर सलोनी उपाध्याय 18 नवंबर 2022 को चिकित्सा विभाग में सूचना देती है कि उनका टोटल नी रिप्लेसमेंट यानी कि घुटना प्रत्यारोपण किया गया है, जिस कारण वो पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने में असमर्थ हैं। जबकि स्वास्थ्य विभाग के पत्र में स्पष्ट है कि उन्होंने राज्य मेडिकल बोर्ड का कोई ऐसा सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें उन्हें दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा देने के लिए असमर्थ बताया गया हो। दिलचस्प बात तो ये है कि अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज, जिसके गेट तक हॉट मिक्स रोड बनी हुई है और गाड़ी सीधा मेडिकल कॉलेज तक जाती हो, वहां ज्वाइन करने तक की जहमत डॉक्टर साहिबा ने नहीं उठाई। अगर बात करें हल्द्वानी और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की, तो दोनों में लेक्चर थिएटर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है और इतना ही नहीं 24 घंटे लिफ्ट भी सक्रिय है। डॉक्टर सलोनी ने पत्र में विभाग को बताया कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर का एक पद रिक्त है, इसलिए उन्हें हल्द्वानी में ही समायोजित किया जाए। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी भैसोड़ा ने 25 नवंबर 2022 को भेजे गए अपने पत्र में बताया कि अल्मोड़ा के पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर का एक ही पद सृजित है और इस पद पर 2 प्रोफेसर कार्यरत हैं, जबकि सूत्रों के अनुसार अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में पैथोलॉजी विभाग में 2 पद पहले से ही सृजित है। और डॉक्टर सलोनी उपाध्याय ने जब अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज ज्वाइन ही नहीं किया तो प्रिंसिपल डॉक्टर भैसोड़ा को 6 महीने बाद क्या सपना आया था जो उन्होंने एक ही पद सृजित होने का हवाला निदेशालय को दे दिया। डॉक्टर सलोनी उपाध्याय ने 358 दिन बिना ड्यूटी किए हुए वेतन पाने और अपनी नौकरी बचाने के लिए कई करामाती कार्य किए, जिसमें उन्होंने 21 मार्च 2023 को मंडलीय चिकित्सा बोर्ड नैनीताल से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया और चिकित्सा विभाग में भेज दिया, जबकि विभाग के पत्र में स्पष्ट है कि राज्य मेडिकल बोर्ड का ही सर्टिफिकेट मान्य होता है। विशेष परिस्थितियों में राज्य चिकित्सा बोर्ड की अनुशंसा पर मंडलीय चिकित्सा बोर्ड मेडिकल सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। डॉक्टर सलोनी उपाध्याय ने अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन ही नहीं किया था, लेकिन मंडलीय चिकित्सा बोर्ड के मेडिकल सर्टिफिकेट में डॉक्टर सलोनी उपाध्याय को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कार्यालय में दिखाया गया है और मेडिकल सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भैसोड़ा ने मंडलीय चिकित्सा बोर्ड नैनीताल को पत्र लिखा, जिसका उल्लेख भी मेडिकल सर्टिफिकेट में किया गया है। साथ ही डॉक्टर सलोनी को लेकर दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों में कार्य करने को लेकर कोई कमेंट नहीं किया गया है। मंडलीय चिकित्सा बोर्ड के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट से मामला साफ हो जाता है कि डॉक्टर सलोनी उपाध्याय को 1 वर्ष तक बिना कार्य किए वेतन जारी करवाने और उन्हें हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में ही स्थापित करने के लिए अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सीपी भैसोड़ा, तत्कालीन केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का खासा योगदान रहा है। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसरों की कमी से जूझ रहा है, साथ ही प्लास्टिक सर्जन जैसे पद सालों से रिक्त पड़े हुए हैं, जिस कारण दुर्गम क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज रेफर सेंटर बन गया है। वहीं दूसरी तरफ जनता के हितैषी मंत्री जी डॉक्टर सलोनी उपाध्याय जैसे डॉक्टरों को फ्री की सैलरी देने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड में इन दिनों एक फेसबुकिया पत्रकार और उसके गैंग की करतूतें उजागर हो रही है, जिसमें खुद को पत्रकार बताने वाला ये शख्स अपने रसूख और पुलिस के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलता है। ताजा मामला काशीपुर का है, जहां प्रॉपर्टी डीलर से इस ठग ने पहले रंगदारी मांगी, फिर पुलिस का डर दिखाकर पैसे ऐंठे। लेकिन जब पुलिस से शिकायत की तो इस फेसबुकिया पत्रकार की साजिश का पर्दाफाश हो गया। फेसबुकिया पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले के बाद काशीपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पेश है इस पर एक खास रिपोर्ट। पुलिस के नाम पर ठगी करने के मामले में फेसबुकिया पत्रकार विकास गुप्ता गिरफ्तार। पत्रकारिता और फर्जी न्यूज चैनल के नाम पर चल रहा ब्लैकमेलिंग का उगाही तंत्र। वीडियो वायरल होने के बाद फेसबुकिया ने खोल डाले सभी के षड्यंत्रकारी अपराध। फेसबुक और यूट्यूब को बना देते हैं न्यूज चैनल और पत्रकारिता को करते हैं बदनाम। बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चल रहे दर्जनों फेसबुक और यूट्यूब न्यूज चैनल। अप लिंकिंग और डाउन लिंकिंग का पता नहीं, लेकिन खुद को कहते हैं न्यूज चैनल। फर्जी न्यूज चैनल की आड़ में जनता को करते हैं गुमराह और पैसा हड़पने का बुनते हैं जाल।
पुलिस अधिकारी का नाम लेकर पत्रकारिता की आड़ में फेसबुकीय पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसके बाद काशीपुर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। मामले के अनुसार काशीपुर निवासी प्रॉपर्टी डीलर सौरभ अग्रवाल ने फेसबुकीय पत्रकार विकास गुप्ता और लवप्रीत सिंह पर गैंगस्टर की कार्यवाही का डर दिखाकर उनसे लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद काशीपुर पुलिस ने 18 फरवरी को विकास गुप्ता और लवप्रीत सिंह के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया था और आज विकास गुप्ता को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया है। विकास गुप्ता और लवप्रीत सिंह की पैसे के लेन देन को लेकर वीडियो वायरल होने के बाद फेसबुक पेज सिटी न्यूज काशीपुर से जुड़े तथाकथित पत्रकार विकास गुप्ता और लवप्रीत सिंह ने लाइव करते हुए सौरभ अग्रवाल को काशीपुर के ही एक अन्य यूट्यूब चैनल सुरागी लाल के मालिक दिलप्रीत सिंह सेठी उर्फ विक्टर सेठी पर उनके खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। विक्टर सेठी 12 साल आप यूनियन के अध्यक्ष रहे, कोई कहने में गुरेज नहीं है कि आज आप ही की वजह से काशीपुर के पत्रकार आपसे नाराज हैं। आज अगर समझी पत्रकार यूनियन काशीपुर की इकाई में इतने लोग शामिल हो गए हैं तो उसका कारण आपका यही व्यवहार है कि आप अपनों को अपना नहीं समझते, साजिश रचते हो। ये भी साजिश रची ना, हार बर्दाश्त ठीक है, करो कुछ भी करो, साजिश रचो, अपनों को पीटो, मारो, जेल भेजो। अभी जब दीपक भैया की शपथ ग्रहण थी तब भी तुम कह रहे थे ना कि मैं बहुत जल्दी कुछ लोगों को पीटना, चौराहे पर लिटा के मारूंगा, बाल खींच के मारूंगा। ये भाषा कहाँ की है यार। विकास गुप्ता ने सौरभ अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पत्रकारिता करते हुए 25 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उन पर कभी भी इस तरह के कोई आरोप नहीं लगे। मेरी 25 साल की पत्रकारिता में पहला ब्लेम वो भी दिलप्रीत सेठी, विक्टर भाई तेरी वजह से तूने ऐसी साजिश रच दी। विकास गुप्ता के 25 साल की पत्रकारिता पर सौरभ अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विकास गुप्ता पर शकुंतला देवी नाम की महिला से 17 लाख रुपए हड़पने के आरोप लगे थे, जिस पर उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया था और आज तक शकुंतला देवी गायब हैं। 2012 में शकुंतला देवी के जो अपने 17 लाख रुपए हड़पे थे, जिसमें कोर्ट में मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसमें कई धाराएं आपके लगी थी। काशीपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज, कोर्ट में विचारा दर्ज हुआ। उसके बाद शकुंतला देवी का ना तो आज तक पता चला, ना कोई शकुंतला देवी लौहरैन की कहाँ है। आप ये तो बताइए, आप तो खुद पहले से ही फ्रॉड। तथाकथित पत्रकार विकास गुप्ता ने दिलप्रीत सेठी पर सौरभ अग्रवाल को प्रॉपर्टी डीलर और एडवोकेट होते हुए पत्रकार बनाकर काशीपुर मीडिया सेंटर में शामिल करने के आरोप लगाए हैं और विक्टर सेठी के ही न्यूज चैनल में काम करने वाली पत्रकार अनुश्री भारद्वाज, जिसकी 11 सितंबर 2024 को दुर्घटना के दौरान हुई मौत के राज पर दिलप्रीत सेठी को निशाना बनाया है। तूने भी कुछ दिनों पहले जब अनुश्री की डेथ हुई थी ना, तेरे संस्थान में काम करती थी, याद है ना? उसके बावजूद भी हमने यही कहा था कि हमारी बेटी मरी है, हमारी बेटी गई है। उस दिन तूने गले लग के कहा था ना, कोतवाली में भी गले लगा था, गुरुद्वारे में भी गले लगा था कि वाकई मुझसे गलती हुई। और आज अब ये साजिश है। उसके पीछे क्या क्या रास्ते भैया, क्या क्या रास्ते, क्या काशीपुर जानता नहीं? सौरभ अग्रवाल एडवोकेट, जिन्हें अभी हाल ही में इस साजिश के लिए माननीय विक्टर सेठी जी ने काशीपुर मीडिया सेंटर में पत्रकार बना के शामिल कर लिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये काशीपुर मीडिया सेंटर के बहुत सारे लोग जानते हैं कि विक्टर सेठी ने उन्हें पत्रकार बनाया कि तुम्हें पत्रकार बनना है। सौरभ अग्रवाल एडवोकेट, प्रॉपर्टी डीलर, फिर पत्रकार बनाया गया और कुछ दिनों पहले काशीपुर मीडिया सेंटर में इसी साजिश का रचने के लिए उन्हें शामिल किया गया कि हम तुम्हें इसी शर्त पर शामिल कर रहे हैं काशीपुर मीडिया सेंटर में कि तुमसे एक बड़ा काम लेना है। ये था ना बड़ा काम। अगर सौरभ अग्रवाल की बात करें तो इनके भी कारनामे बड़े ऊंचे हैं। इनके लिए भी यही कहा जा सकता है कि इसकी टोपी उसके सर और अग्रवाल बाबू अपने घर। जी हाँ, प्लॉट दिखाकर उसका स्टाम्प बना दिया जाता है और फिर लेन देन उसी स्टाम्प पेपर पर कर दिया जाता है। जब जमीन खरीदने वास्तविक हकदार आता है तो उसको अन्य जमीन दिखा दी जाती है, क्योंकि वास्तविक हकदार को मौके पर जाकर पता चलता है कि उसकी जमीन किसी और को बेच दी गई है। और फिर शुरू होता है इनका असली खेल, जहां प्लॉट की एवज में लिया गया पैसा लौटाया नहीं जाता, न ही पैसे के बदले जमीन दी जाती है। ऐसे कई कारनामों के लिए इन महानुभाव की पहचान काशीपुर में फेमस है।
सौरभ अग्रवाल और तथाकथित पत्रकार विकास गुप्ता के आरोप प्रत्यारोप और लाखों के लेन देन को लेकर वायरल हुए वीडियो से समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि काशीपुर में पत्रकारिता और फर्जी चैनलों की आड़ में ब्लैकमेलिंग और अधिकारियों के दलालों का उगाही तंत्र पूरी तरह से विकसित हो चुका है, जिसके भागीदारों के बीच अब टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है। फिलहाल पुलिस ने फेसबुकिया पत्रकार विकास गुप्ता को जेल भेज दिया है, लेकिन काशीपुर का ये मामला जितना गंभीर है उतना ही चिंताजनक भी। फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो बिना लाइसेंस और अनुमति के भारत सरकार के सूचना मंत्रालय को ठेंगा दिखाते हुए धड़ल्ले से समाज में बिना किसी पैरामीटर के कंटेंट परोसते हैं और फिर उसी कंटेंट की आड़ में जनता को डरा धमका कर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया चैनलों से इतनी आय तो नहीं है कि ये ऑफिस का किराया भी दे सके, लेकिन हाथ में माइक पकड़कर कहीं भी और कुछ भी लाइव कर जनता के बीच अपनी पैठ बना लेते हैं और स्थानीय नेता, अधिकारी और पुलिस इन्हें ही पत्रकार समझकर तवज्जो देने लगती है, जिसका फायदा ये लोग अधिकारियों के नाम से ब्लैकमेलिंग करने और उगाही करने में लेने लगते हैं। बढ़ते खबरों में आगे, विधानसभा बजट सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा के कई मंत्री और नेता आए दिन हथियार लेकर लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। इसके पहले प्रेमचंद अग्रवाल ऋषिकेश में सरेआम एक व्यक्ति को मार रहे थे। कहा, प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने से उनके पाप नहीं धुल जाएंगे। देखिए, माँ गंगा में गए हैं, प्रयागराज कुंभ में गए हैं, उससे इनके पाप धुलने वाले नहीं हैं। मंत्री की एक गरिमा होती है, किस प्रकार से आपने गरिमा को तार तार करने का काम सदन के अंदर आपने किया, किस प्रकार से खुलेआम आपने ऋषिकेश के अंदर आप लड़ते झगड़ते नजर आए। तो इनके मंत्री खाली ये प्रेमचंद अग्रवाल तो एक उदाहरण है, इनके कई और नेता है जो आए दिन असले लेके घूमते फिर रहे हैं, लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं ये लोग। उत्तरकाशी में 2 दिनों से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे ठिठुरन एक बार फिर बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी में 26 फरवरी से 1 मार्च तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा। इसके प्रभाव से तेज बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। यही वजह रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 27 फरवरी का प्रस्तावित हर्षिल मुखवा दौरा भी खराब मौसम के चलते स्थगित हुआ था। मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि बारिश और बर्फबारी किसानों की खेती के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। उत्तरकाशी सेब के बाहुल्य क्षेत्र अंतर्गत आता है। सेब की फसल में बहुत जल्दी ही गर्म वाले जलवायु से में सिल्वर की स्टेज आ गई है। थोड़े दिनों में गिरफ्ट की स्टेज आ जाएगी। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने से सेब की फसल पर फ्लोरिंग आ जाएगी। काशी एक सेब बाहुल्य क्षेत्र है और सेब की फसल में इस समय बहुत जल्दी जो गर्म जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां पर जो है सिल्वर टिप स्टेज आ गई है और थोड़ी दिन में आप देखेंगे तो ग्रीन टिप स्टेज आ जाएगी। लेकिन जो ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां तो खैर ये सब स्थितियां देर से आएंगी। उन सब पौधों को जो पानी मिलेगा उसकी वजह से फूलों की जो है फ्लावरिंग पर, वेजिटेटिव ग्रोथ पर और बाद में इसके फ्रूट सेटिंग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। कल से वैसे मौसम का करवट बदला है, जो कि मौसम विभाग ने कल से मौसम खराब बताया था। बारिश, ऊंचाई इलाकों में बर्फबारी, बारिश की संभावना बताई थी। तो कल शाम से 9-10 बजे के बाद ही यहाँ पे बर्फबारी का हल्का देखने को मिला है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला ने पहाड़ की अनदेखी और पहाड़ी लोगों पर टिप्पणी के मामले में सवाल उठाए थे और सदन छोड़कर चले गए थे। आज देहरादून में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधा। बुटोला ने पहाड़ी लोगों पर टिप्पणी के मामले को लेकर कहा कि सरकार ने पहाड़ की अवहेलना की है। पहाड़ की बात करने को कोई तैयार नहीं है। पहाड़ी लोगों को सदन में गालियां दी जाती हैं और पहाड़ की आवाज को सदन में दबाया जाता है। विधानसभा के अंदर जो आचरण हुआ है उस आचरण से जो लोग आहत हुए हैं, जो लोगों के दर्द छलका, जो पीड़ा छलकी है, उस पर कई तरह की प्रतिक्रिया आ रही। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है वो पहाड़ियत को लेके बना है, पहाड़ी सोच के लिए ये राज्य बना है, पहाड़ी अवधारणा के लिए राज्य बना, उसमें कहीं कोई सोचने वाली बात ही नहीं। और हम बहुत संवेदनशील राज्य से आते हैं और उस राज्य में भी हम उस जनपद से आते हैं जो चाइना से लगा हुआ।
देहरादून की बात करेंगे, जहां मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी देकर पीड़ित को 18 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। उत्तराखंड एसटीएफ ने डिजिटल अरेस्ट करने वाले गिरोह के सरगना अमन कुशवाहा को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। गिरोह ने पीड़ित को अपने झांसे में लेने के लिए स्काई ऐप पर ही आरबीआई सीबीआई के नाम पर नोटिस दिया था और पीड़ित के आधार कार्ड पर सिम खरीदने और उससे अवैध लेन देन की बात कहकर अलग अलग खातों में 47 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसकी शिकायत पर साइबर टीम की मदद से पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे एक मोबाइल, एक सिम कार्ड और एक आधार कार्ड बरामद किया है। और उसकी इन्वेस्टिगेशन जो हमारे इंस्पेक्टर हैं अरुण कुमार और वहाँ पे साइबर थाना जो कुमाऊं है हमारा रुद्रपुर में, उनके द्वारा इसका विवेचना की गई, इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, जिस क्रम में उन्हें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया आगरा से, जिस व्यक्ति के खिलाफ और भी शिकायतें हैं ऑल इंडिया, जिसमें हमें एटलीस्ट प्रारंभिक जो हमारी विवेचना है उसमें लगभग 4-5 शिकायतें ऐसी मिली हैं जिसने और अन्य राज्यों में इसने ठगी करी है। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।